इस वीडियो के अंदर हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, पिछली वीडियो से लेकर के इस वीडियो का जो अंतराल है काफ़ी बड़ा हो गया था, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते के अंदर कम से कम एक वीडियो ज़रूर डालूँ। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने वाले हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इस नाम से भी ये टॉपिक प्रचलित है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री के अंदर आता है और उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो फ्रांस रिवॉल्यूशन है और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इसकी एक विशेष भूमिका हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर पड़ती है। क्योंकि जब से अमेरिका, यूरोप या बाकी सब कॉन्टिनेंट का तालमेल शुरू हुआ तो अमेरिका के अंदर डिस्कवरी होना शुरू हुई। अमेरिका विकास करता गया और विकास काफ़ी तेज़ी से किया। बाकी सब देशों के मुकाबले अमेरिका बहुत तेज़ विकास किया था। इन लोग का जो स्वतंत्रता संग्राम 1775 में शुरू हुआ था वो 1783 में ख़त्म हो गया था। मतलब 8 साल के अंदर ही अपनी स्वतंत्रता कर लिए। और हम भारतीय 100 से भी अधिक साल लग गए हम लोग को अपना देश स्वतंत्र करने पे। अब चलिए, ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे करके काफ़ी विस्तार से समझते हैं। देखिए, जो अमेरिका है इसका हल्का सा बेस पक्का कर लेते हैं। अब जो अमेरिका है ना, इसकी खोज किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ये इटली के रहने वाले थे। अब बताइए, जब कोई दूसरे देश ये जानते ही नहीं है कि उनसे दूर कोई एक देश है ऐसा जहाँ लोग रहते हैं, जब ये जानते ही नहीं है तो वो क्यों उससे जाने की कोशिश करेंगे, है ना? मतलब जो वो जानते ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है, तो वो उस जगह पे जाएंगे कैसे? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहना ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका आखिर गया ही क्यों? क्या चाहता था वो? क्या करना क्या चाहता था? देखिए, जिस समय अमेरिका की खोज हुई, ये एक्चुअली भारत की जब तलाश हो रही थी उसके दौरान गलती से अमेरिका की खोज हो गई। अब अमेरिका हमने फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका कितना बड़ा है आप लोग जानते ही हैं, और वो पहले से एग्जिस्ट करता था। वो दुनिया के तालमेल में नहीं था। तो दुनिया में तालमेल में लाने के लिए अमेरिका के पास तो किसी प्रकार का कोई साधन ही नहीं था कि वो किसी दूसरे देशों से कम्युनिकेट कर सके। इसीलिए अब यूरोपीय लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सपीडिशन अननोन करना शुरू किए, है ना? जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको जानने की कोशिश किए। अब अमेरिका तो वो लोग जानना चाहते ही नहीं थे, वो ढूंढना चाहते थे भारत को। अच्छा, भारत को क्यों ढूंढना चाहते थे? यूरोप और भारत मतलब एशिया दोनों तो लैंड से कनेक्टेड है, तो वो तो पैदल भी आकर ढूंढ सकते थे। तो आखिर वो लोग समुद्री रास्ते से ही क्यों गए? क्योंकि अमेरिका अगर जाना है तो समुद्र के रास्ते से जाएंगे। यानी कि भारत को खोजने के लिए जो यूरोपीय लोग थे वो लोग समुद्र के रास्ते से निकले थे, क्योंकि अमेरिका जाना है तो समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो बताइए क्यों आखिर? देखिए, अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन दोनों के अंदर ट्रेड, व्यापार काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा था। पर इस व्यापार के अंदर बीच में जो रोमन लोग थे, नहीं, जो तुर्क लोग थे, उन लोगों ने बीच में बाधा बन गई। देखिए, आज के इस्तांबुल को हम पहले बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जगह थी, इस कॉन्स्टेंटिनोपल जगह के ऊपर एक रास्ता जाता था जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से जोड़ता था। और इस कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर हमला कर दिया तुर्क लोग ने। किसने? टर्की के लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने ये जो रास्ता था एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला, उसको बंद कर दिया। अब जब रास्ता बंद हो गया था तो इस रास्ते से व्यापार तो हो नहीं सकता था, और इस व्यापार के दौरान एशिया के लोगों को और यूरोप के लोगों को, दोनों को अच्छा खासा फ़ायदा होता था। इसीलिए दोनों जन ये चाहते थे कि हम
कोई दूसरा नया रास्ता निकाल सकें और भारत और यूरोप के बीच में, मतलब एशिया और यूरोप के बीच में वापस अपना व्यापार शुरू कर सकें। पर जो एशिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब सफल लोग नहीं थे। पर जो यूरोप के लोग थे वो पहले से मॉडर्न होना शुरू हो चुके थे, उनके पास आधुनिक चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी उनके पास हमसे बेहतर थी। और क्या है कि उस समय भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं थी जब ट्रेड चलता था पहले के समय में। और अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सी वाला एरिया है एशिया के अंदर, अगर आप जो मेन एशिया है उसकी बात करेंगे तो भारत के पास ही है। अब जो बीच की कंट्री है चाइना, मंगोलिया, रशिया, ईरान, इराक, ईरान इराक के पास है, चाइना है, मंगोलिया है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, इन सब जो देश थे इनके पास अपना समुद्र था नहीं। इनका कोई भी इलाका समुद्र तटी मतलब समुद्र से टच नहीं होता था। तो ये समुद्र के रास्ते जाके यूरोप की खोज कर नहीं सकते थे। तो यूरोपीय लोग ही पहले निकले और वो लोग तलाश किए भारत की। अब जब वो लोग यूरोपीय लोग एशिया के लोगों से तालमेल बैठाते, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो वो लोग भारत की तलाश करने क्यों निकल गए? क्योंकि उन लोग को ये बताया गया कि भारत नाम का एक देश है जिसके पास बहुत सारा सी एरिया है, तटीय इलाका है। तो अब यूरोपीय लोग भारत को खोजने निकल पड़े। जब ये निकलने तो सबसे पहले इनका एक बहादुर सेलर, एक बहादुर मर्चेंट निकला, बार्टोलोमियो डायस। ये बोला कि हम खोज करेंगे भारत की 1487 के अंदर। मैंने इसके आगे पी लिखा है, पी से मेरा अर्थ है कि ये पुर्तगाल का था, पुर्तगीज़ था। अब बार्टोलोमियो डायस जब निकले तो ये अफ्रीका महाद्वीप पहुंच गए। यूरोप से अफ्रीका आने में भी तो काफ़ी समय लगता है। यूरोप से अफ्रीका है और जिस जगह पे बार्टोलोमियो डायस पहुँचे उस जगह को नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया? कैप ऑफ गुड होप। अच्छा बताइए, क्या बार्टोलोमियो डायस भारत की खोज के अंदर सफल हो पाए थे? नहीं, ये भारत की खोज में सफल नहीं हो पाए थे। अब 1492 में आए क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कहाँ पहुँचे? करेबिया पहुँचे। कहाँ के थे? इटली के थे। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। जब 1492 के अंदर कोलंबस निकले तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बार्टोलोमियस डायस जिस दिशा में गया था ना, उसकी उल्टी दिशा में हम जाके देखते हैं, क्या पता हमको भारत मिल जाए। उस समय कंपास भी नहीं हुआ करता था और डायरेक्शन भी नहीं समझ में आता है। तो ये चलते चलते काफ़ी महीने चलते चलते पहुंच गए करेबिया। अमेरिका का मैप देखेंगे तो उसका जो लोअर भाग है, जो इक्वेटर के नज़दीक आता है, भूमध्य रेखा के नज़दीक आता है, वहाँ पे उसका ईस्टर्न पार्ट में एक छोटे छोटे आइलैंड है जिसे हम करेबिया के आइलैंड या करेबिया के टापू भी कहते हैं। उस करेबिया के टापू पे कोलंबस जाके पहुंच गए। अब करेबिया से जो अमेरिका की मुख्य भूमि है वो काफ़ी नज़दीक है, तो कोलंबस वहाँ भी दौड़ के पहुंच गए। और जैसे ही पहुँचे वो देखे कि यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के लोग हैं जो हमारी तरह गोरे नहीं हैं, हल्के काले हैं, या फिर कुछ कुछ तो पूरी तरह से मंगरेला की तरह काले हैं। तो उसने उनको नाम दिया रेड इंडियंस। क्या नाम दिया? रेड इंडियंस नाम दिया। ठीक, अब हम दौड़ के यहाँ पहुँच गए, है ना। वास्को डी गामा तो बाकी है। अब मैं आपको भारत की तलाश में बहुत छोटा सा बता रहा हूँ। भारत की तलाश के ऊपर भी मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊँगा। जैसे ही अमेरिका से यूरोप का आना जाना हो गया, वैसे ही यूरोप के लोग धीरे धीरे अमेरिका आने लगे। इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। अब देखिए, भारत की खोज वैसे हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी आपको बताता हूँ। 1498 के अंदर एक और पुर्तगाली सेलर, एक और पुर्तगाली मर्चेंट वास्को डी गामा निकले। वो पहले आ गए कैप ऑफ गुड होप जहाँ बार्टोलोमियो डायस पहुँचे थे। उसके बाद वो किसी से पूछे कि यार भारत है, मिलता है भारत, कहाँ है भारत? और फिर कुछ लोग बताए कि हाँ, यहाँ से काफ़ी दूर जाएंगे तो भारत नाम की जगह है एक। वो बोला कि यार बैल हो तुम लोग। वो समुद्र के सामने देखा तो बोला कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे बोल सकते हो तुम लोग वहाँ भारत है? तो शाम का समय था। उस समय
कुछ सी ईगल थे। सी ईगल आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। सी ईगल जो थे वो जिस दिशा के अंदर वो लोग बता रहे थे ना भारत है, उस दिशा में उड़ करके जा रहे थे। तो जो हमारे वास्को डिगामा थे वो बोले ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई ज़मीन है, नहीं तो ये जो सी बर्ड हैं ये लोग मछली मारने थोड़ी जा रहे हैं अंदर, है ना। तो वास्को डिगामा अपनी जहाज़ निकले और भारत की कालीकट में पहुंच गए, और इसी प्रकार यूरोप का और भारत का मिलन हो गया। उसके बाद ट्रेड, और फिर इंडिया के ऊपर रूल करने आ गए यूरोपीय लोग, और उसके बाद से भारत का भी स्वतंत्रता संग्राम चालू हो गया। इसके बाद आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला युद्ध, प्लासी का मतलब युद्ध, और क्या क्या मैसूर स्ट्रगल, काफ़ी कुछ समझना है। देखिए जो भारतीय हिस्ट्री है छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। उससे बड़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चलिए आप समझ गए कि भारत की तलाश कैसे हुई। उसके अंदर मुझे आपको मुख्य तरीके से यही बताया था कि कोलंबस भारत क्यों आया था, क्योंकि वो भारत की तलाश के अंदर आया था तो वो अमेरिका पहुंच गया। अब अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिका की भी खोज कर दिया। अब जब कोलंबस पहुँचे अमेरिका, तो उस समय नामकरण तो हुआ नहीं था अमेरिका का, तो किस नाम से बुलाते। इसीलिए वहाँ का जो अमेरिका की जगह थी वहाँ पे एक व्यक्ति के नाम से पूरे देश का नाम रख दिया गया। उस व्यक्ति का नाम था अमेरिको वेस्पूजी, और इस अमेरिको वेस्पूजी के नाम के ऊपर ही अमेरिका पूरे देश का नामकरण हो गया। ठीक है। अब देखिए जैसे ही यूरोपीय और अमेरिका के लोगों का एक दूसरे में तालमेल बैठा, यूरोप के लोग धीरे धीरे करके माइग्रेट होने लगे अमेरिका की तरफ। कैसे आते थे? जहाज़ से नहीं आते थे, जो हवाई जहाज़ से नहीं आते थे, पानी वाली जहाज़ से आते थे। तो यूरोपीय लोग आ गए अमेरिका। यूरोपीय लोग के जो गवर्नेंस वाले लोग थे, लीडर लोग जो थे वहाँ के जो कैबिनेट सिस्टम था, वहाँ के लोगों ने कहा कि यूरोपीय लोग तुम जाओ, भाग के जाओ अमेरिका, वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो हम तुमको अलग से सुरक्षा देंगे। जिस प्रकार हमारे लीडर, हमारे मिनिस्टर लोग चलते हैं सिक्योरिटी के साथ, उस तरह तुमको सिक्योरिटी देंगे। जाओ, हम तुमको इकोनॉमिक फंडिंग भी देंगे, तुमको इकोनॉमिक तरीके से फ़ायदा होगा, जाओ। तो यूरोपीय लोग पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका आ गए। हालांकि उन्होंने सोचा तो ठीक ही था कि अगर वहाँ पे जाके उनका भला होता है तो अच्छी बात है, जाए वो भला कराने के लिए। पर जैसे ही यूरोपीय लोग अमेरिका के अंदर पहुँचे, जो मेन अमेरिकन्स लोग थे उसको यूरोपीय लोग धीरे धीरे हटाने लगे। वहाँ पे यूरोपीय लोग ने अपनी कॉलोनी बना ली। अब कॉलोनी क्या होता है? यदि कोई एक देश है वो किसी दूसरे देश के ऊपर जाके अपना अत्याचार के लिए वहाँ पे अपनी रेसिडेंसी बना लेता है, अपने रहने की जगह बना लेता है, और उस जगह के अंदर वो जिस देश में गया है वहाँ के किसी देश के वासी को कहीं नहीं घुसने देता, और वो जो कॉलोनी बनाया है उसके अंदर अपना रूल चलाता है, अपने तरीके के कायदे कानून बनाता है। उस चीज़ को हम कहते हैं कॉलोनी। बहुत सारे यूरोपीय देश ने अपनी बहुत सारी कॉलोनी कहाँ पर बना ली थी? अमेरिका के अंदर बना ली थी। इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ना समझते हैं। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, नहीं प्री इंडिपेंडेंस की। प्री इंडिपेंडेंस मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता के पहले। अब अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम मेन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो को समझाऊंगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, उतना तो आपके देखने की कैपेबिलिटी भी नहीं होगी, और अगर आप देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अब देखिए जब यूरोपीय लोग अमेरिका के अंदर आए तो उसने अमेरिका का रिसोर्सेस यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। यूरोपीय लोग उसके अंदर अपनी कॉलोनी बनाने लगे, और जो यूरोपीय लोग थे वो जो कॉलोनी थी उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे और उसको हल्का सा इकोनॉमिक फंडिंग भी देते थे। जैसे ही यूरोपीय लोग आए उन्होंने अमेरिकन के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। देखिए जो यहाँ पे हम एट्रोसिटी लिखे हैं, एट्रोसिटी या ऑट्रोसिटी, वो हर व्यक्ति का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है।
इस अत्याचार की वजह से, मतलब ये जो शब्द है उसका ये पर्यायवाची शब्द है अत्याचार। ये जो अत्याचार हुआ अमेरिकन्स के ऊपर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया अमेरिकन्स का। कैसे मालूम है? सिर्फ फंड की तरह से लॉस नहीं हुआ, घर वगैरह किसी के नहीं टूटे, लोग मरते चले गए क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वो उनको खाने पीने नहीं देते थे, लोग भूखे मर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे थे। तो अब जो अमेरिकन्स लोग थे वो लोग यूरोपीय लोग से बहुत नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे वो अपनी इन कॉलोनीज़ के अंदर अपना दबदबा बना लिए, उसके बाहर से भी टैक्स वसूलने लगे। अब टैक्स वसूलने लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भैया। पर जो अमेरिका के लोग थे वो लोग हार नहीं माने। ये कैसे लड़े इसको हम अगली वीडियो में समझते हैं। अब देखिए, जो कॉलोनी बनाई थी ना बहुत ख़तरनाक थी। कैसे मालूम है? ब्रिटेन के लोगों ने अकेले अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनी बनाई। कितनी? 13 कॉलोनी। कॉलोनी छोटी जगह नहीं होती, एक बड़ी जगह, 100 मीटर का एरिया, 150 मीटर का एरिया, 200 मीटर का एरिया, उसे हम कॉलोनी कहते हैं, है ना। और कॉलोनी के बाहर भी अपने खनिज पदार्थ के लिए जो यूरोपीय लोग थे वो अमेरिका के लोग के ऊपर अत्याचार करते थे। अब हम देखेंगे कि कॉलोनीज़ कैसे बनाई। वो तो कुछ खास टॉपिक नहीं है, वो आपको नहीं समझना है। हम देखेंगे कि किसने किसके ऊपर कितनी कॉलोनी बनाई। स्पेन, ये एक यूरोप का देश है, ये स्पेन ने मेक्सिको और साउथ अमेरिका के अन्य देशों के ऊपर अपनी कॉलोनी बना ली। अब साउथ अमेरिका कहाँ है? जो ऊपर का अमेरिका और कनाडा का एरिया है उसी के नीचे जस्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर एक देश मेक्सिको है जो कि बड़ा एरिया था। उस मेक्सिको के अंदर पूरे के अंदर स्पेन ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली। साउथ अमेरिका का जो हिस्सा था उसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब जो देश है उसके ऊपर भी स्पेन ने अपनी जो कॉलोनीज़ थी वो बनाई। हालांकि पुर्तगाल ने ब्राज़ील के अंदर भी कॉलोनी बनाई थी। अब देखिए, स्पेन ने भी बनाई, पुर्तगाल ने भी बनाई। क्या बनाई? कॉलोनी बनाई ब्राज़ील के अंदर, क्योंकि अब ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है, भारत से बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा है भारत से। तो उसके अंदर सिर्फ 1-2 कॉलोनी तो आएगी नहीं, सैकड़ों लाखों कॉलोनी आएगी। तो स्पेन ने भी अपनी कॉलोनी बनाई ब्राज़ील में, पुर्तगाल ने भी बनाई। अब जो ब्रिटेन था ये एंट्री मारा। अच्छा बताइए, जो अमेरिका थी इसकी खोज किसने की थी? एक इटालियन आदमी ने की थी। और ताज्जुब की बात है कि इटली का इसके अंदर कोई भी वर्णन ही नहीं है, क्योंकि इटली उस समय डोमिनेंस के लिए नहीं आता था, वो बस खोज और ट्रेड करना चाहता था। अब ब्रिटेन जो था ये सबसे पहले कॉलोनी बनाना शुरू किया। किसमें? अमेरिका के अंदर। वो बोला कि जो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे रहने लगे हैं, तो क्यों ना अपने हिसाब से अपना शासन चलाए। तो 1732 के अंदर ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका के अंदर अपनी पहली कॉलोनी वर्जीनिया स्टेट के अंदर जॉर्ज टाउन को बनाई। जॉर्ज टाउन एक छोटा हिस्सा था, वर्जीनिया एक पूरा स्टेट था। और कुल मिला के ब्रिटेन अकेले ने 13 कॉलोनी बनाई थी 1775 तक। अब 1775 के आगे से जो अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध था इसकी घोषणा हो गई। इसके आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है जितना भी मैं आपको समझाया आपको पूरी एकदम 100% तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो के अंदर वो आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद।